हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी ये जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्ड उसकी स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, कंप्लीट आंसर में उसका बताता हूँ। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपना चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु, जिसका एक वीडियो हमने देखा था, उसमें 3-4 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात की थी और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 4 की मैं आपसे बात करूंगा और 3-4 क्वेश्चन फिर इस क्लास में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर भी कि सही नहीं पूछा है, यानी गलत कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आयोडीन अधातु के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीला होता है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर अधातु की बात की गई है। तो मेटल और नॉन मेटल जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँ, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। बाकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आपको बता दिए, चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की हम बात कर रहे थे, मेटल्स, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ धातु, और यहाँ और ये बात अधातु की, मेटल और नॉन मेटल की यहाँ पे बात हो रही है। हम इनके बीच में थोड़ा सा देखेंगे कोई क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें दे रखा है, तो ये जो मेटल्स हैं ये तो चमकीले होते हैं, मैं आपको बताऊं ये तो होते हैं चमकीले। दूसरा, इनके अंदर डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। अगर डक्टिलिटी आप नहीं जानते तो इसके पहले वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, यानी कि ये धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है इसका फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मेलिएबिलिटी पाई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ध्वनिक यानी सोनोरस उपस्थित होगा। इसके अलावा ये कठोर होंगे, ठीक, और ये ठोस भी होंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, और वो है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसको पता होगा क्या इसमें अपवाद होना चाहिए कि ठोस अवस्था के अलावा द्रव अवस्था में एक ऐसा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अब इधर हम बात करें अगर, तो ये चमकदार नहीं होते, ये चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा, हम इसकी बात करें, इनके अंदर डक्टिलिटी भी नहीं पाई जाती, इनके अंदर मेलिएबिलिटी भी नहीं पाई जाती। डक्टिलिटी वो होती है, कोई भी धातु अगर हम किसी भी धातु को या किसी भी पदार्थ को अगर एक लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो वो डक्टिलिटी का गुण होता है, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं होता। उसको जैसे ही हम कूटेंगे किसी हथौड़ी के या किसी और चीज़ की सहायता से, वो बिखर जाएगी। मेलिएबिलिटी का भी गुण उसके अंदर नहीं होता, ध्वनि का भी कोई गुण उसके अंदर उपस्थित नहीं होता, ठीक है। ये जो है कठोर हो भी सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द कंडीशन में नहीं होते, ठीक है। और अपवाद की अगर बात करें तो इसमें भी एक अपवाद था अवस्थाओं को लेके, तो वो जो है द्रव अवस्था में ब्रोमीन, मैंने आपको बताया था, वो लास्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अब चमकदार की अगर हम बात करें तो सारी नॉन मेटल या धातु हैं वो चमकदार नहीं होती, लेकिन इसका भी एक अपवाद है और उसी की यहाँ पे बात की हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो है आयोडीन। तो आयोडीन जो है ये, इसके अंदर जो है चमक उपस्थित होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, चमक उपस्थित होती है, ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक उपस्थित होती है। पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे जो दिया गया है वो सही हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में यहाँ पे बात हो रही है हीरा कार्बन का एक अपरूपक है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। डायमंड जो है ये कार्बन का एक अपरूपक है। ये जो है आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, या फिर अगर चैप्टर 4 इस साल तो शायद आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर चैप्टर 4 होता तो आप वहाँ पे कार्बन के अपरूपक पढ़ते। कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड या हीरा, और एक होता है स्मिथ फ्लोरेंस, उसको बोला जाता है। तो फुटबॉल जैसी संरचना उसकी होती है। एटॉमिक संरचना की हम बात करें तो हीरा जो है कार्बन का एक अपरूपक है, ये बिल्कुल सही है, और ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा सेंटेंस जो है, वाक्य जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें थर्ड की, तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो मैं आपको बताऊं, ग्रेफाइट जो है, वैसे कार्बन जो है, मैं इनको मिटा देता हूँ, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की। वैसे तो जितने भी मेटल्स जो होते हैं, वैसे तो जो मेटल्स होते हैं वो
इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, विद्युत, इसके सुचालक होते हैं। और कौन होते हैं? मेटल्स यानी धातु है। लेकिन बात करें नॉन मेटल से अधातु की, तो ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और वो है ग्रेफाइट। हिंदी में आप चाहे तो लिख सकते हैं ग्रेफाइट है। तो ये अपवाद है क्योंकि ये जो है ये सुचालक होता है विद्युत का। और ये सुचालक क्यों होता है? ग्रेफाइट जो है इसके अंदर जो है इम्पटी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये कार्बन का अपरूपक है। ठीक है, हाँ, इसको हम बोलते हैं अपरूपक को एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप है ये कार्बन का। ये आपको समझ आया होगा, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तीनों ही जो सेंटेंस है, सॉरी थर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और आपको डिटेल आंसर की आपको दिखाई दे रही होगी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो केवल सी यानी केवल थर्ड जो है वो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बात करने वाले हैं। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जो भी वो बनाते हैं धातु ऑक्साइड वो बनाएंगे। और मैं भी एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे। तो उनकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय यानी बेसिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर दान कर सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक जोड़ी होती है इलेक्ट्रॉन की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की। ये सब चीज़ें जो है बस आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कंप्लीट डिटेल जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो तो उसके बारे में आपको लेके आऊँगा, और कमेंट में मुझे आप बताएंगे तो उस पर अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। और कंटिन्यू हमारे साथ आप अगर आप जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें साइंस को लेकर पता चलेंगी और साइंस को आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पे हम चलते हैं। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये है कि चांदी जो है इसीलिए क्योंकि ज़्यादा ताप पर भी, अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इसीलिए नहीं करती, बहुत कम रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी हो मेटल्स और नॉन मेटल्स में, डिस्क्रिप्शन में अगर मैंने लिंक भी दे रखा है वीडियो का, कंप्लीट चैप्टर मैंने वहाँ पे कंप्लीट करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि जो चांदी है वो बहुत कम रिएक्टिव है, उससे भी कम रिएक्टिव है गोल्ड। तो आसानी से जो है रिएक्ट या अभिक्रिया नहीं करते किसी के साथ भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो है सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस द्रव या गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गोल्ड है वो भी बहुत कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है हमने पीरियोडिक टेबल में जो तत्व है उनको जमाया हुआ है, वो भी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, और डिटेल आंसर मैंने आपको नीचे अवेलेबल करवाया हुआ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो इसमें क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, लिथियम को छोड़ के सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अपने आप में। अगर जैसे सोडियम को मैं आपको बताऊं, सोडियम जो है, सोडियम किस में पाया जाता है अगर आपको पता हो? सोडियम किस में पाया जाता है? इसका जो एटॉमिक सिंबल Na होता है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। ठीक है, आवर्त सारणी में 11वें नंबर का तत्व ये होता है सोडियम, जिसको हम बोलते हैं। और ये किसमें अंदर पाया जाता है? एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, NaCl। ठीक है, यानी खाने का जो नमक है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सोडियम है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। Na जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक अभिक्रिया, आसानी से अभिक्रिया करने वाली धातु यह है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सोडियम है इतना रिएक्टिव है, जैसे ही आप इतना सा सोडियम भी अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो एक फायर क्रैकर जो होता है, फटाके जो होते हैं उनकी तरह
विस्फोट उसके अंदर होता है, एक्सप्लोजन उसके अंदर होता है, उसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो इतना ज़्यादा सोडियम जो है वो रिएक्टिव होता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो सोडियम और पोटेशियम जो है, पोटेशियम का भी जो पोटेशियम रिबन अगर आपने देखा हो, आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दी हुई होगी, या फिर आई थिंक वो 9th क्लास में दी हुई होगी। पोटेशियम रिबन को जैसे ही आप ओपन एयर में निकालेंगे तो वो जलने लगेगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर अगर ये इतना रिएक्टिव होता है तो इसको हम रखते कहाँ हैं, यानी किस जगह पे इसको रखेंगे। तो मैं आपको बताऊं, काली बोतल के अंदर जो है लेब्स होती है, उनके अंदर ब्लैक कलर की तो पहले बात तो बोतल उपयोग की जाती है, जिससे जो है लाइट उसके अंदर एंटर ना कर पाए। दूसरा, पेट्रोल जो है होता है अपना, उसके अंदर इसको रखा जाता है। पेट्रोल के अंदर ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब नॉन रिएक्टिव ये होता है, इसीलिए उसके अंदर इसको रखा जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे डिटेल दिख रही होगी, जिसमें भी लिख रखा है केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर इसे रखा जाता है। तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। तो एनोडीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। एनोडाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह एल्यूमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। और अगला है, यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो मैं आपको बताता हूँ एनोडीकरण का क्या मतलब है, और ये एल्यूमिनियम और अधातु और धातुओं की बात यहाँ पे कहाँ से आ रही है। तो पहली तो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो डी ऑप्शन सही है, और वो क्यों सही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एनोडीकरण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो एनोडीकरण में क्या होता है कि कोई भी जो धातु होती है, धातु के ऊपर ऊपर ठीक है, ऑक्साइड जो होता है, कोई भी ऑक्साइड ठीक है की परत चढ़ा देते हैं, जिससे उसका संक्षारण या कोरोजन इसको बोला जाता है, कोरोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसका संक्षारण नहीं होगा, कोरोजन उसका नहीं होगा, वो कोरोजन से बच जाती है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है, जो जो ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं, ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं जो है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है वो रिएक्ट, नॉर्मल टेम्परेचर मैं कंप्लीट लिख देता हूँ यहाँ पे, सामान्य ताप, सामान्य ताप पर भी है अभिक्रिया कर जाती है। ठीक है, अभी अभिक्रिया सामान्य ताप पर भी, इससे बचाने के लिए ऑक्साइड की परत के ऊपर चढ़ा देंगे तो पहले जो है ये रिएक्ट करेगा और धातु जो है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक धातु है जिसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाई गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी परत अगर ऑक्सीजन ये लिख रहा तो इसके साथ अगर इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इससे क्या होता है कि आसानी से जो है एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा और इसका क्षय भी नहीं होगा, यानी वो जो है खराब भी नहीं होगा, कोरोजन भी उसको नहीं लग पाएगा। तो यही इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, और आप जो है चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसकी हम बात कर लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो इसके बारे में तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी धातु अगर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की Mg है, ठीक है, अब MgHCl अम्ल के साथ क्रिया करवानी है, और यह है धातु, और धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने से क्या होगा, यहाँ पे MgCl2 ये बनेगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हमको चाहिए 2 HCl के मॉलिक्यूल हमको चाहिए, तो प्लस यहाँ पे H2 गैस का जो मॉलिक्यूल है वो गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यही करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम, ये भी अम्ल है HCl, ठीक है, ये अम्ल है, लेकिन अगर इसी Mg को क्वेश्चन में आगे कहना चाहता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि यह है नाइट्रिक एसिड।
इसके साथ अभी क्लियर करवाते हैं। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस जो है ये नहीं निकलती, जबकि कुछ और ही हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे या तो ये NO2 बना लेगा, NO बना लेगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें ये बना लेता है। तो ये क्यों होता है ये पूछना चाहता है। तो नीचे आपको आंसर भी दिख रहा होगा, उसमें डिटेल लिखा हुआ है क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी सही। तो सामान्य अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, परंतु जब धातुएं जो है, जब मेटल जो है जैसे Mg नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल है, इसके साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है, ये नाइट्रिक एसिड जो है, पहली चीज तो ये क्या होता है कि प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का अपचयन करके किसी और का ऑक्सीडेशन करवा देता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो पुरानी वीडियोस आप भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मैंने वीडियो अवेलेबल करवा रखे हैं कंप्लीट चैप्टर के, उसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है उस चीज़ का। या फिर किसी भी धातु या अधातु या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन वो कहलाता है। और ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको पता चलता है, एजेंट यानी जैसे किसी कंपनी में किसी एजेंट के थ्रू हम बात करते हैं, या कोई एजेंट सपोज कीजिए कि मुझे कहीं पे जॉब चाहिए, तो कोई एजेंट के थ्रू मैं वहाँ पे जाऊँगा, कंपनी में कांटेक्ट करूँगा, वो मेरा कांटेक्ट वहाँ कंपनी से करवाएगा और मुझे जॉब मिलेगी। तो उसी तरह एजेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करेगा और खुद का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, खुद का तो जो है क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा, या तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी, ठीक है, या नाइट्रस डाइऑक्साइड, एक इनमें ये है जो लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, ये बन सकती है। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं। और बाकी क्या होगा, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन गैस की बजाय यहाँ पे इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है। ये खुद का तो क्या हो गया, यहाँ पे HNO3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है H भी निकल गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन भी इसने लॉस कर दी, तो खुद का तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, मैं आपको बता रहा था अपचयन हो गया। जबकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ इसको भेज देगा और इसका ऑक्सीडेशन करके ये वाटर भी बन गया होगा। नीचे डिटेल भी इसका आंसर भी दिया हुआ है, वो भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास है इसमें हमने बात की और 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। अब अगर ये पहली बार अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अदर जो वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इसके अलावा चैनल के ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कंप्लीट डिटेल वीडियो, आपको मिलेगी हर एक चीज़ की। और प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा रखी है ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ऐसी और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे साथ जब आप इस लास्ट मंथ में जो सीरीज चल रही है अपनी, इसमें जुड़े रहेंगे तो एक बेहतर स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और ऐसी वीडियोस कंटिन्यू चैनल पे आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।